नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 नवंबर को आगमन की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि संभावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह करीब 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ करीब 15,000 लोगों की जनसभा और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा और 75 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कई परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से पुलिस का व्यवस्थापन किया जाता है और उसमें हमारे सभी कंपोनेंट रहते हैं। सिविल पुलिस के रहते हैं, LIU के रहते हैं, वायरलेस के रहते हैं, ड्रोन कैमरा वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्टैंडर्ड ड्रिल होती है हमेशा से हम लोग करते आए हैं, उसी का पालन कर ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी रहेगा और जो है लोगों से मतलब VVIP का विजिट अलीगढ़ जनपद में परसों होना है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया है और भ्रमण करके जो जो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए सुरक्षा के SOP के मद्देनजर। और अब मैनपुरी से खबर है। बता दें कि पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की है। इस चुनाव में उनके समर्थन ने एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। और मिलने किया, मैंने इसलिए कार्यक्रम बनाया कि अगर आप लोग भी अपने बूथ स्तर पे गांव में रह करके पार्टी की मदद कर देंगे तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जीत अभी तक की मैनपुरी से समाजवादी बूथ पकड़ करके हम लोग काम करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक नेताजी के बारे में आप में से ऐसा कोई नहीं है जो नेताजी के बारे में नहीं जानता। फौज के लिए जो काम किए, जो फौज के लिए फैसला लिया, कोई भी रुकावट आई होगी लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया फैसला लेने के लिए तो उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाई। और वो कहते हैं ना कि अगर लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप में लगन हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा ही कर दिखाया है छत्ता थाना क्षेत्र के सिपाही विमल कुमार ने। बता दें कि विमल भले ही पुलिस में नौकरी करते हुए समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन सेना में जाकर देश सेवा का जुनून कम नहीं हुआ। इसी जुनून के चलते उन्होंने पुलिस विभाग की नौकरी करते हुए तीसरे प्रयास में CDS परीक्षा पास कर ली है और आज वो लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित किए गए। इस सफलता को वो अपने बड़ों का आशीर्वाद मानते हैं। सर, मेहनत तो काफ़ी की है। पहले मेरे पापा भी आर्मी में थे तो फिर स्टार्टिंग से सोचा था कि आर्मी नहीं जाना है। देन मैंने 12th के बाद NDA का भी दिया था बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैं CDS का दिया, फिर CDS में 2 बार कॉन्फ्रेंस सर, फिर तीसरी बार फाइनली जाके हुआ। फिर यहाँ पे पोस्टिंग थी आगरा में, सर ने काफ़ी सपोर्ट किया हर तरीके से जितना भी हो सका। गोयल सर की बुक थी, वो एक कंबाइंड है बेसिकली, मतलब ओवरऑल ऑल इन वन बुक है। उसमें कंप्लीट GS है। तो और अब बढ़ते हैं हमीरपुर की ओर। बता दें कि गृह कर नहीं दे रहे करीब 43 सरकारी विभाग को नोटिस भेजा गया है। समय पर बकाया राशि का भुगतान न करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। और अब लखनऊ से खबर है। बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए LGA वहां पहुंची है। तो वहीं LGA के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करने के लिए किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। यहाँ पर बता दें आपको कि जैनेश्वर पार्क के पास दिलीप सिंह बिष्ट की बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए LGA वहां पहुंचा था, जहां पर उसे लोगों का विरोध देखना पड़ा। और कानपुर देहात से खबर है। बता दें कि झोलाछाप के गलत इलाज की वजह से एक किशोर की मौत हो गई है। तो वहीं किशोर के परिजनों ने जमकर इस बात पर हंगामा काटा और बताया जा रहा है कि झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया है। इसकी तलाश फिलहाल की जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मृतक है उसका परिवार रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। आक्रोश यहाँ पर लोगों के मन में है और आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जो झोलाछाप डॉक्टर है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो मौके से फरार हो चुका है और इस मामले में जांच जारी है।
ये जो है मेरा भाई बीमार था, माता जी बीमार थी, माता जी कानपुर में थी भर्ती एडमिट। तो भाई को दिखाया एक दो डॉक्टरों को, तो वो बोले भैया हमारे बस की नहीं, चलो हमने कहा वहाँ गाड़ी लेके आए। तो डॉक्टर बोले कि भैया हम सही कर देंगे, 8,000 रुपये लेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, चकाचक चलने फिरने लेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आप पैसों की टेंशन ना लो, आप इलाज शुरू करो अपना। इन्होंने इलाज शुरू करा और इसके बाद पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी कि पेट वेट दर्द नहीं था। इन्होंने जो भी दवा दी वो हमने खिलाई पिलाई और इन्होंने 4-5 इंजेक्शन लगाए तो कि आराम मिल जाए। मामला ये हुआ डॉक्टर साहब कि हमारा नाती 16 साल का, कल उसकी तबीयत खराब हुई, जांच करवाई गई और उसके बाबा थे, हम थे कानपुर में, उसकी मम्मी को लेकर गए थे 19 तारीख को। तो मतलब 20 को रखा, 21 को रखा। जब यहाँ से सुबह फोन गया कि सचिन की तबीयत खराब है, बुखार आ गया है, पेट में दर्द है, तो हमने उसके बाबा को फोन किया कि आप उसकी जांच करवाइए। तो मतलब उसकी सब डेंगू की और 3 जांचें और 4 जांचें उसकी कराई। जांच तो असालत ही गंज में हुई, होती है जांच। अब ये हमको जगह नहीं मालूम है किस जगह पे हो, सौदिया मार्केट में होती है, आपको हम पहले बता रहे हैं। तो हमने उसको वहाँ बहू को डिस्चार्ज करवाया। हम कहा चलो इसी गाड़ी से अभी हम सचिन को ला रहे हैं। फतेहपुर में बाइक चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी के तहत हुसैनगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर अलग अलग कंपनियों की चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलों के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना हुसैनगंज की पुलिस और एसओजी प्रथम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और एक शातिर चोर शैलेंद्र सोनकर और उसका एक सहयोगी जो ठिकाने लगाता था गाड़ियों को, अर्जुन सोनकर, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, ये पकड़े गए हैं और इनसे 10 चोरी की गाड़ियां मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें 4 गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं। उनके मुकदमे भी रायबरेली में लिखे हुए हैं। और फतेहपुर में चलती ट्रेन में महिला गिर गई है। बताया जा रहा है कि जीआरपी के जवान की सूझबूझ के चलते इस महिला की जान को बचाया जा सका है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी झलक आपको भी हम दिखा रहे हैं कि इस चलती ट्रेन से एक महिला गिर गई, लेकिन जवान की सूझबूझ की वजह से इस महिला को बचाया जा सका है। और तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है और इसी बीच महिला गिर जाती है, लेकिन उसी दौरान जो वहां पर मौजूद जीआरपी के जवान थे उन्होंने इस महिला को पकड़ा और इसे सकुशल बचा लिया गया है। अब मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस में अब एक नया खुलासा हो गया है। दरअसल अब श्रद्धा की एक शिकायत भरी कॉपी सामने आई है, जिसमें श्रद्धा ने पुलिस को साल 2020 में आज ही के दिन ये बताया था कि आफताब उसकी हत्या करना चाहता है और उसके टुकड़े कर उसे फेंक देगा। हालांकि तब आफताब के इमोशनल ड्रामे की वजह से श्रद्धा ने ये शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ। और आपको बता दें कि श्रद्धा ने साल 2020 में पहली कंप्लेन पालघर के नाला सुपारा के तोलीगंज पुलिस स्टेशन में दी थी और इस बीच उसने आफताब के खिलाफ मारपीट और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा दिया था। पुलिस के मुताबिक उस मामले पर जांच की गई थी और जांच अधिकारी उसके घर भी गए थे, लेकिन बाद में श्रद्धा ने इस मामले की जांच आगे करने के लिए मना कर दिया और इस कंप्लेन को वापस ले लिया था। और बीजेपी विधायक राम कदम ने एक आरोप लगा दिया है कि श्रद्धा हत्याकांड से पहले ही श्रद्धा ने पुलिस से शिकायत की थी और अगर उस समय सरकार सजग रहती तो पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती और श्रद्धा की जान बच गई होती। श्रद्धा ने चिट्ठी लिखकर स्वयं कहा था उसकी जान को खतरा है, उसकी जान चली जा सकती है। चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय उद्धव सरकार थी,
उनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि वे वसूली खेल में लिप्त नहीं होते और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति थी उनकी? किसे खुश करना चाहते थे? श्रद्धा की मौत का कारण उद्धव सरकार की घिनौनी तुष्टीकरण की राजनीति है। यदि वे कार्रवाई करते। और नासिक में लव जिहाद के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों ने भव्य मूक मोर्चा निकाला है। नासिक में लव जिहाद के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए हिंदुत्ववादी संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक मूक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में रामनवमी उत्सव समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, करणी सेना समेत कई संगठनों ने हिस्सा लिया है। जय श्रीराम। मूक मोर्चा निमित्ताने मी एवढंच सांगू इच्छिते की येवला तालुक्यातर्फे हिंदुत्व संघटनेच्या म्हणजे मूक मोर्चा निमित्ताने एवढंच म्हणणं आहे की 9 राज्यात जे लव जिहादचे कायदे जे लागू केलेले आहेत ते महाराष्ट्रात लवकरात लवकर सकल हिंदू समाजाच्या वतीने येवला तालुक्यामध्ये आम्ही हा मूक मोर्चा काढलेला आहे। या मूक मोर्चाच्या माध्यमातून आमची अशी मागणी आहे की आता दिल्लीमध्ये जे श्रद्धा वालकर प्रकरण झालेलं आहे यामध्ये ज्या अब्ताबने त्या मुलीचे 35 तुकडे केलेले आहे, तिला सुटकेसमध्ये टाकलेला आहे, तर हा जो लव जिहाद आहे हा संपूर्ण भारतामध्ये चालू आहे। याच्यामध्ये 9 जिल्ह्यांमध्ये याच्यासाठी कायदा केलेला आहे, लव जिहाद विरोधी। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर शिंदे सरकार नहीं गिरी तो महाराष्ट्र के 5 टुकड़े होंगे। तो वहीं उन्होंने आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान होतोय, आपण पाहिलं असेल। राज्यपाल करतायत, भाजपचे प्रवक्ते करतायत, त्याच्यावर मुख्यमंत्री काही बोलायला तयार नाहीत। मुख्यमंत्री समर्थन करतात। कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बेळगावसह सीमाभाग राहिला बाजूला, किंबहुना कोल्हापूरच्या पुढे जाऊन त्यांनी सांगलीतल्या तालुक्यांवरती आता दावा सांगायला सुरुवात केलेली आहे। हे सरकार जर लवकरात लवकर घालवलं नाही तर मला असं वाटतं महाराष्ट्राचे 5 तुकडे केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि त्यांच्या राज्यातले हस्तक राहणार नाही, ते तोडू शकतो। और अहमदनगर में बांध परियोजना ग्रसित ग्रामीणों ने बांध के पास ही अनिश्चित उपवास आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल बता दें कि अहमदनगर जिले के सबसे बड़े मूड़ा बांध को बने हुए 60 साल हो चुके हैं। बांध बनाते समय ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण करते हुए सरकार ने प्रकल्प ग्रसित ग्रामीणों को जो आश्वासन दिया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसी बात से नाराज हुए स्थानीय ग्रामीणों ने मूड़ा बांध के पास ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है। या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार मला एवढंच सांगायचं की आज गेल्या 3री पिढी मूळ प्रकल्पापासून 3री पिढी आणि 3री पिढी असताना सुद्धा शासनाने अद्याप यांना सरकारी सेवेत नाही घेतली। त्यावेळेस शासन मुळा धरणग्रस्त प्रकल्प समितीचे सदस्य असून या ठिकाणी आज जे कृती समितीच्या वतीने मुळा धरणाच्या गेटवरती जे आंदोलन चालू आहे हा आमचा लढा एक शासनाने आम्हाला नादी लावायचं काम चालू केलेलं आहे। आमचे बेघर मुलं आज या ठिकाणी मुळा धरणाचा अनेक वर्षापासून लढा सुरू आहे। अद्याप शासनाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही। या मागे नाशिक लाभ क्षेत्र यांच्याकडून लक्षवेधी मागवण्यात आली होती, ती शासनाने पूर्ण केलेली नाही। त्या ठिकाणी संदर्भ 7, 8, 9 और केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल का एक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। रोज रोज हो रहे खुलासे ने जहां आपको सवालों के घेरे में ला दिया है, तो बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। उनकी खुद की गर्दन सत्येंद्र जैन के हाथों में फंसी है, इसलिए हटा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं, आज आंसू तो जनता की आंखों में है,
और इसलिए है जिस रुपए का इस्तेमाल जो सरकारी कोष जनता के हित में इस्तेमाल करना था, आज उसका इस्तेमाल मसाज, चंपी, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल इसके लिए हो रहा है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली राजनीति में इस वीडियो ने मानो तूफान ला दिया। वायरल वीडियो तिहाड़ जेल का है, जहां पर एक वीडियो में सत्येंद्र जैन बेड पर आराम फरमाते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में कोई दस्तावेज है। इस दौरान एक शख्स उनके पैरों की मसाज कर रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में आप नेता कुर्सी पर बैठकर मालिश कराते नजर आ रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने यह हमला बोला है। शेयर किए गए इस वीडियो में केजरीवाल कैदियों के मिलने वाले वीवीआईपी सुविधाओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे। बीजेपी नेता ने लिखा है, गजब के धूर्त हैं केजरीवाल भाई जी। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीच बचाव के मोड में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिसको जेल में सजा मिलनी चाहिए वो वीवीआईपी सेवाओं का लाभ उठा रहा है। साथ ही कहा गया कि आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी हो गई है। देखिए, जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जेल के भीतर सजा, उसे आम आदमी पार्टी दिला रही है वीवीआईपी मजा। तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन आता है, वहां पर एक व्यक्ति जिसको 5 महीने से बेल नहीं मिलती है, जो हवालेबाज है सत्येंद्र जैन, उसको मंत्री बनाए रखता है। और मंत्री बनाने का मुख्य कारण ही यही है ताकि वो कभी वसूली कर सके, सुकेश जैसे लोगों से वसूली कंपनी चलाई जा सके या वीवीआईपी मसाज कंपनी चलाई जा सके। किस प्रकार से हेड मसाज, फुट मसाज, उसे आलीशान वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो किसी और कैदी को कभी नहीं मिलता, ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के संरक्षण में और भ्रष्टाचार को फलने फूलने के लिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार जेल के भीतर भी कायदे कानून, रूल, नियम, जेल मैनुअल सबको तोड़ती है। और आज कार्रवाई यहाँ भी हो रही है, परंतु सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहते हैं सत्येंद्र जैन को, क्या अब वो उनका इस्तीफा लेंगे या अभी भी उनको मंत्री बनाए रखेंगे ताकि वो और भी वसूली कर सके, और भी मसाज ले सके? और क्या उनका ट्रांसफर अब नहीं होना चाहिए इस जेल से? सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने घोटाले और लूट करने के बाद आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या है कि व्यक्ति जो घोटाला और लूट करता है उसे अपने अपराधों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसे जेल के भीतर या जेल के बाहर, तिहाड़ के अंदर या तिहाड़ के बाहर मंत्री पद और ऑफिशियल पोजीशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए केस को प्रभावित कर सके, उगाही कर सके। मनीष सिसोदिया ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं केस बंद करने के लिए, सत्येंद्र जैन ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं उगाही करने के लिए। यही मॉडल है आम आदमी पार्टी। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उनके इलाज का वीडियो वायरल कर बीजेपी उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रही है। साथ ही ये भी कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी इससे कर रही है। जेल में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन बीजेपी वीडियो को वायरल कर अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाती है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी।
इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वीडियो सामने आने के बाद अब एक बार फिर से केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आप नेता वीडियो को सत्येंद्र जैन की बीमारी से जोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के पुराने वीवीआईपी कल्चर वाले वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी पर तंज कस रही है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नूरा कुश्ती का खेल शुरू हो गया है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।